प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र यानी कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे पाठ्यक्रम के हमने जो पाठ्यक्रम बनाया उसकी एक कड़ी में हम आप लोगों को हिंदी भाषा की विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों के बारे में उसको चार्ट के माध्यम से हमने उसके क्षेत्रों के बारे में बता दिया है। अब हम आपको प्रत्येक जो बोली है हिंदी भाषा की, उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उससे जो प्रश्न बनते हैं, उन पर जो कमेंट हैं, उनमें तमाम तरह की इनके लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इस पर तमाम टिप्पणियाँ की हैं, जिनसे प्रश्न बनता है, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज हमने प्रकरण लिया है अवधी बोली या उस स्थान पे जाएँगे तो वहाँ की भाषा है अवधी या कोसली या बैसवाड़ी। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने जो सिलेबस तैयार किया है, जो विद्यार्थी पूरा पढ़ चुके हैं उनके लिए भी है, वो रिवीजन कर लेंगे। जो विद्यार्थी बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, क से शुरू करना चाहते हैं, ज्ञ तक जाना चाहते हैं, वो भी हमारे चैनल पे आकर के विस्तार से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन का एक ही रूल जानिए कि कंपटीशन का कोई शॉर्टकट की नहीं है। अगर आप विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं एक ही प्रश्न से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी तो कुछ अपवाद है, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें सफलताएँ मिलती हैं, तो उनका देख कर के आप नहीं चलेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज आपको पढ़ाते हैं अवधी या कोसली या बैसवाड़ी। आज का प्रकरण है अवधी। अवधी बोली को कोसली यानी कि कौशल प्रदेश का या बैसवाड़ी, बैसवाड़, जो उसके बारे में अभी आगे आगे मैं बताऊँगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न बनता मैं उतना ही करके बताऊँगा जितना ज़रूरत है। बहुत इसका विस्तार तो बहुत ज़्यादा है। अवधी जो बोली है, अवधीय भाषा है, इसका साहित्य बहुत ही समृद्ध है। इसके प्रसिद्ध महान कवि शिरोमणि श्री तुलसीदास जी आप जानते ही होंगे अवधी में। इसके अलावा जितने भी सूफी संत रहे हैं, सबने अपनी रचनाएँ अवधी में ही किया है। यानी कि सारी सूफी रचनाएँ ही अवधी में हुई हैं। तो उसके बारे में हम बाद में बताएँगे आपको विस्तार से। फिलहाल आप अवधी के बारे में जानिए कि अवधी जो बोली है या भाषा है, इस पर जो प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न ये बनता है कि कौशली किसे कहा जाता है? तो अवधी को ही। बैसवाड़ी किसे कहा जाता है? तो अवधी को ही। अवधी ही बैसवाड़ी है, बैसवाड़ी ही कौशली है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं ये इसकी उपबोलियाँ हैं अवधी की ही। इसीलिए इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है। अलग-अलग नामों का कारण है, समय-समय पर राजनीतिक अ, कारण भी हो सकता है, उसका वातावरणीय कारण भी हो सकता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अवधि का प्रमुख क्षेत्र है अयोध्या। अयोध्या, अवधि का जो क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र, वह अयोध्या, जिसे फैज़ाबाद भी जानते हैं। फैज़ाबाद, फैज़ाबाद या अयोध्या, और यही अवधि का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। और इसके बारे में जानिए, जो प्रश्न बनता है कि अवधि जो शब्द है, अवधि शब्द, अवधि यानी कि अवध का क्षेत्र में जो बोली जाती है, वहाँ का जो अवधि शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? अवधि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने। 7 सुल्तानों का राज देखा है आपने? तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले अवधि शब्द का प्रयोग किया था। संपूर्ण सूफी काव्य, एक ये प्रश्न बनता है, दूसरा ये बनता है संपूर्ण सूफी काव्य। अपवाद हो सकते हैं एक-आध ठो, लेकिन संपूर्ण सूफी काव्य, लगभग-लगभग सभी सूफी काव्य सब क्या है? अवधि में है।
अवधी भाषा में है। जब भी कोई सूफी काव्य आए, चाहे असाइयत का है, चाहे मुल्ला दास का रहा है, मुल्ला दाऊद का रहा है, चाहे कुतुबन का रहा है, चाहे नूर मोहम्मद का रहा है, चाहे मंझन का रहा है, मंझन कवि, चाहे अमीर खुसरो रहे हैं, चाहे सूफी साहित्य में, सूफी संतों में कोई भी रचनाएं मिलती हैं जो साहित्य से संबंधित हैं, वो भारत में जो रची गई हैं, लगभग लगभग भारत की बात हो रही है, नहीं कि आप काबुल कंधार की बात कर लीजिए, वहाँ भी जो सूफी हुआ तो उन्होंने अपनी ही बातें कही होंगी, लेकिन यहाँ जो रची गई वो सब अवधि में ही रची गई है, जिनकी जरूरत है। बस इतना पूछता सारे सूफी काव्य में कोई पूछ दिया जैसे मधुमालती किस भाषा में है, तो सीधे मार दीजिएगा अवधि। तो सारी सूफी काव्य लगभग लगभग अवधि में ही हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में ही एक स्थान तक राज्य था, कौशल राज्य। कौशल कौशल राज्य, ठीक है। तो कौशल राज्य ये था, कौशल नहीं था, कौशल राज्य था। तो कौशल राज्य में जो बोली जाती थी मूल रूप से ये कौशल राज्य, प्राचीन काल में कौशल नाम अयोध्या जो था वो कौशल राज्य के अंतर्गत था, तो इसलिए यहाँ की जो बोली जाती थी इसलिए इसे कौशली कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे कौशली कहा जाता था, कहा जाता है। प्राचीन काल में अयोध्या का प्रदेश कौशल राज्य के अंतर्गत, जो अयोध्या है वो कौशल राज्य था, कौशल राज्य उसके अंतर्गत था, उसके अधीन था, इसीलिए यहाँ की जो बोली है उसको अवधि को कौशली भी कहा जाता है। शुक्ल जी ने अवधि की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से माना है। अवधि की उत्पत्ति, अवधि भाषा की उत्पत्ति, उत्पत्ति अवधि भाषा की उत्पत्ति डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, अवधि भाषा की जो उत्पत्ति है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। नागर अपभ्रंश, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नागर अपभ्रंश से अवधि भाषा की उत्पत्ति हुई है, यह किसने कहा है? तो नागर अपभ्रंश से अवधि भाषा की जो उत्पत्ति हुई है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वीकार किया, यानी कि अवधि भाषा की उत्पत्ति डॉक्टर शुक्ल ने नागर अपभ्रंश से माना है। यानी कि अवधि भाषा की उत्पत्ति, बार बार दोहरा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत हो लिखना हो लिख लीजिए एक बार और ज्यादा। अवधि अयोध्या या फैजाबाद इसका प्रमुख क्षेत्र है। अवधि शब्द सबसे पहले अमीर खुसरो ने प्रयोग किया था और संपूर्ण सूफी काव्य जितने भी हैं सब अवधि भाषा में हैं। और कौशल राज्य के अंतर्गत प्राचीन काल में यहाँ कौशल राज्य था, उसी के अंतर्गत अवध क्षेत्र था। कौशल राज्य के अंतर्गत कौन था? अवध, अवध क्षेत्र था। इसीलिए अवधि जो वहाँ की अवधि है इसको कौशली भी कहा जाता है। इस कौशली या अवधि को या बैसवाड़ी को, इसकी उत्पत्ति जो माना है रामचंद्र शुक्ल ने उसे नागर अपभ्रंश से माना है। याद रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने अवधि भाषा की उत्पत्ति नागर भ्रंश से माना है। जबकि हमने बताया वहाँ पर कौन किस भ्रंश से अवधि, तो अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, यह मध्य में पूरब क्षेत्र में है, तो इसलिए पूर्वी भ्रंश, पूर्वी उपभाषा से इसका ये का ही ये परिवर्तित रूप है अवधि, यानी उसकी ही अवधि बोली है। बोली के बाद भाषा या विभाषा या उपभाषा, तो इसकी उपभाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। पूर्वी हिंदी निकली कहाँ से? अर्धमागधी अपभ्रंश से निकला। अर्धमागधी अपभ्रंश जो निकली उसमें अपभ्रंश, अर्धमागधी में भी नागर अपभ्रंश। तो किस अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई? नागर अपभ्रंश। नागर अपभ्रंश मतलब ये लगभग लगभग पश्चिम का ही क्षेत्र है। नागर ज्यादा से ज्यादा गुजरात में ही मिलता है। तो अब इसके बाद पीछे क्या है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इतना ही प्रश्न बनता है कि अवधि जो कि अवध क्षेत्र में बोली जाती है, अवध क्षेत्र प्राचीन काल में कौशल राज्य के अंतर्गत था, इसलिए इसे कौशली भी कहा जाता है। अवधि भाषा की उत्पत्ति डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने नागर अपभ्रंश से
इसकी उत्पत्ति माना है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अवधि का जन्म अर्धमागधी से माना है। तो अब आइए अर्धमागधी। अर्धमागधी डॉक्टर ग्रियर्सन ने डॉक्टर ग्रियर्सन ने अवधि की उत्पत्ति अर्धमागधी भ्रंश से माना है। माना है, याद रखिएगा। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने इसे नागर अपभ्रंश से माना है। वहीं डॉक्टर ग्रियर्सन ने अवधि की उत्पत्ति अर्धमागधी अर्धमागधी भ्रंश से डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस अवधि की उत्पत्ति अर्धमागधी भ्रंश या अपभ्रंश से माना है। ठीक है, उत्पत्ति चल रही है। ठीक है, अवधि की जो उत्पत्ति है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने नागर अपभ्रंश, ये प्रश्न बनता है कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने अवधि की उत्पत्ति किस भ्रंश से माना है। तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह नागर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। वहीं डॉक्टर ग्रियर्सन जो अपनी किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, इसकी उत्पत्ति अर्धमागधी भ्रंश से या अपभ्रंश से अवधि का जन्म हुआ है। वहीं बाबूराम सक्सेना के अनुसार, बाबूराम ये भी भाषा वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सर्वे किया है भाषा पर। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, वहीं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने जो माना है इसके बारे में, उन्होंने क्या कहा अपने स्टेटमेंट में जो लिखा है उसमें लिखा है कि पूर्वी हिंदी का संबंध जैन अर्धमागधी की अपेक्षा, देखिए याद रखिएगा डॉक्टर, अब इसको बहुत लंबा स्टेटमेंट है, इसे लिखना उचित नहीं होगा, आप सुन लीजिए इसके बारे में। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने माना है कि पूर्वी हिंदी का संबंध जैन अर्धमागधी की अपेक्षा पाली से अधिक निकट है, किंतु वास्तव में पाली जैन अर्धमागधी से पुरानी भाषा है। जैन अर्धमागधी ग्रंथों का संपादन 5वीं सदी में हुआ था, लगभग 5वीं सदी यानी 400 ईस्वी के लास्ट तक, 400 ईस्वी के बाद की स्थिति, यानी इसमें हम कल्पना कर सकते हैं कि प्राचीन अर्धमागधी बाद की अर्धमागधी से भिन्न थी और इस प्राचीन अर्धमागधी से ही अवधि की उत्पत्ति हुई तथा पाली से पर्याप्त इसकी निकटता है। तो बाबूराम सक्सेना जी ने प्राचीन अर्धमागधी से क्या कहा, प्राचीन अर्धमागधी से इसकी उत्पत्ति हुई। बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा है कि, एक बार और पढ़ दे रहा हूं, सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि पूर्वी हिंदी का संबंध जैन अर्धमागधी की अपेक्षा पाली से अधिक निकट है, किंतु वास्तव में पाली जैन धर्म अर्धमागधी से पुरानी भाषा है। जैन अर्धमागधी ग्रंथों का संपादन 5वीं सदी में हुआ। इसमें हम कल्पना कर सकते हैं कि प्राचीन अर्धमागधी की बाद की अर्धमागधी से भिन्न थी और इस प्राचीन अर्धमागधी से ही अवधि की उत्पत्ति हुई है तथा पाली से पर्याप्त निकटता है। प्राचीन अर्धमागधी से बाबूराम सक्सेना ने अवधि की उत्पत्ति माना है। प्राचीन अर्धमागधी से अवधि की उत्पत्ति माना है और उन्होंने ये बताया है कि यह पाली के काफी नजदीक है, पाली से निकटता है। ठीक है, पाली से निकटता लिए है। तो बाबूराम सक्सेना ने कहा है कि अवधि की उत्पत्ति प्राचीन अर्धमागधी से हुई है। तो अवधि की उत्पत्ति प्राचीन अर्धमागधी से अवधि की उत्पत्ति बाबूराम सक्सेना ने माना। प्राचीन अर्धमागधी यानी कि लगभग ये पाली काल तक ले जाते हैं।
तो उन्होंने कहा कि ये जो प्राचीन अर्धमागधी है वो पाली काल से निकटता किसकी अवधि से, अवधि की जो है पाली से, जो पाली साहित्य या पाली भाषा है उससे ज़्यादा नज़दीक लिए हुए है कौन? प्राचीन अर्धमागधी से संबंधित जो प्राचीन अर्धमागधी से अवधि की जो उत्पत्ति माना है बाबूराम सक्सेना ने, उन्होंने बताया है कि अवधि की का संबंध जो वो उस अवधि से निकली है जो कि पाली से बहुत ज़्यादा निकटता रखते हैं, यानी कि पाली से इसकी बहुत ज़्यादा निकटता माना है बाबूराम सक्सेना ने। तो प्राचीन अर्धमागधी, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा यह नागर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरा डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा अर्धमागधी भ्रंश से इसकी हुई है। वहीं बाबूराम सक्सेना ने बताया है कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन अर्धमागधी से हुई है और यह पाली के ज़्यादा निकट है, पाली से बहुत ज़्यादा निकटता रखती है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अवधी बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ बताया है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने अर्ध भारतीय अपभ्रंश से माना है और उन्होंने कहा है कि लगभग 2 करोड़ लोग बोलते हैं। तो अवधी को बोलने वाले की संख्या लगभग 2 करोड़ किसने माना है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अवधी को बोलने वाली संख्या 2 करोड़ माना है। वहीं बाबूराम सक्सेना ने अवधी की 3 उपबोली माना है। अगर आपको लिखना हो तो लिख चुके होंगे मुझे लगता है, इसके बाद हम ऊपर थोड़ा मिटाते हैं। हाँ? बाबूराम सक्सेना ने जब अवधी की उपबोली के बारे में बात आते हैं तो बाबूराम सक्सेना ने अवधी की 3 उपबोली माना है। बाबूराम सक्सेना ने अवधी की 3 उपबोली माना है। कौन सी? बाबूराम सक्सेना ने अवधी की 3 उपबोली। एक प्रश्न बनता है कि बाबूराम सक्सेना ने अवधी की कुल कितनी उपबोलियों को माना है? तो बाबूराम सक्सेना ने अवधी की कुल 3 उपबोलियों को माना है। कौन कौन सी उपबोली? पश्चिमी अवधी ब्रज प्रभावित, यह पश्चिमी अवधि जो कि ब्रज प्रभावित है, ठीक है, ब्रज भाषा प्रभावित। बाबूराम सक्सेना ने अवधी की 3 उपबोलियां माना है कि अवधी की 3 उपबोलियां हैं, यानी इस अवधि के अंतर्गत आने वाली अवधि के शरण में जो रहती हैं उपबोलियां, एक है पश्चिमी अवधि जो कि ब्रज भाषा से प्रभावित अवधि है। दूसरा है केंद्रीय अवधि, केंद्रीय अवधि यानी जो केंद्र में बोली जाती, मध्य भाग में, उत्तर भारत के मध्य भाग में बोली जाती है। और एक तीसरा उन्होंने माना है कि पूर्वी अवधि। तो ध्यान रखिएगा बाबूराम सक्सेना इसमें बारे में पूछ सकता है कि इसमें से किसको बाबूराम सक्सेना ने नहीं माना है। तो बाबूराम सक्सेना ने पश्चिमी अवधि, केंद्रीय अवधि और पूर्वी अवधि। तो पश्चिमी अवधि को बाबूराम सक्सेना ने ब्रज प्रभावित माना है। तो बाबूराम सक्सेना ने अवधि की 3 उपबोलियां माना है। ध्यान रखिएगा अवधि की 3 उपबोली बाबूराम सक्सेना के अनुसार है। वहीं अवधि की उत्पत्ति के बारे में डॉक्टर शुक्ल ने कहा है कि अवधि नागर अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। ग्रियर्सन अर्धमागधी भ्रंश से माना है और इसको बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ माना है। वहीं बाबूराम सक्सेना ने अवधि की उत्पत्ति प्राचीन अर्धमागधी से माना है जो कि पाली के अधिक निकटता लिए हुए है। जो पाली से अधिक निकटता लिए हुए अवधि है उसी से अर्धमागधी है, उसी से अवधि की उत्पत्ति माना है। बाबूराम सक्सेना ने अवधि की 3 उपबोलियां माना है, उपबोलियां माना है। कौन कौन सी? पश्चिमी अवधि जो ब्रज भाषा से प्रभावित है, वही जो मध्य अवधि यानी कि केंद्रीय अवधि तथा पूर्वी अवधि। तो बाबूराम सक्सेना के अनुसार यह 3 उपबोलियां बाबूराम सक्सेना ने माना है।
अब आगे जानते हैं। वहीं पर केलाग महोदय हैं, एक लिंग्विस्टिक रहे हैं, भाषा सर्वेक्षक रहे हैं। तो केलाग महोदय ने जिसे पुरानी बैसवाड़ी कहा है, अवधि को अवधि को अवधि को पुरानी बैसवाड़ी माना है। अवधि को पुरानी बैसवाड़ी किसने माना है? पुरानी बैसवाड़ी माना, अवधि को पुरानी बैसवाड़ी माना है। किसने? केलाग ने। केलाग महोदय ने अवधि को पुरानी बैसवाड़ी माना है, वही पुरानी अवधि है। बीम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। इसको मिटा दे रहे हैं। अवधि को पुरानी बैसवाड़ी किसने मांगा है? माना केलाग महोदय ने। ठीक है, केलाग महोदय ने अवधि भाषा को पुरानी बैसवाड़ी माना है। और वहीं जो पुरानी बैसवाड़ी है, इसको डॉक्टर बीम्स ने तुलसी की भाषा को यही पुरानी बैसवाड़ी कहा है। वही डॉक्टर बीम्स ने, केलाग महोदय ने जिसे पुरानी बैसवाड़ी कहा है, यानी कि जो पुरानी बैसवाड़ी यानी कि अवधि की बोली जो पुरानी बैसवाड़ी रही है, सबसे पुरानी, तो उन्होंने कहा कि ये पुरानी बैसवाड़ी है। उसी पुरानी बैसवाड़ी को बीम्स महोदय ने कहा कि यही पुरानी बैसवाड़ी जो है, यानी कि अवधि, यही तुलसीदास की भाषा रही है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब आइए डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार अवधि के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, उपबोलियां हैं। इन्होंने कहा है 3 अवधि के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। इन्होंने कहा 3 बोली माना है। डॉक्टर श्याम सुंदर ने जो अपना विवरण दिया है, उसमें कहा कि अवधि के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधि, दूसरा बघेली, तीसरा छत्तीसगढ़ी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने अवधि अवधि की 3 बोली माना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अवधि की 3 बोलियां माना है। एक अवधि को माना, एक बघेली को माना, एक छत्तीसगढ़ी। इन्हीं को कहा इन्होंने अवधि की ही ये तीनों बोलियां हैं। बघेली पर उड़िया के प्रभाव के कारण थोड़ा सा अलग है। इस पर उड़िया का प्रभाव है। बघेली पर उड़िया का प्रभाव, ठीक है, बघेली पर उड़िया का प्रभाव है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। बघेली पर उड़िया का प्रभाव है, इसीलिए थोड़ा सा ये अलग है, लेकिन बाकी सभी लगभग एक ही हैं, आपस में मिलती जुलती हैं। बाकी परंतु सभी मिलती जुलती हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है इससे थोड़ा सा अलग होती है। लेकिन बघेली भी अवधि ही है और छत्तीसगढ़ी भी यही अवधि का ही एक रूप है। और परंतु तो उन्होंने कहा साफ साफ कि कहा गया है इसमें कि बघेली पर उड़िया का प्रभाव के कारण थोड़ा सा अलगाव है, परंतु अवधि बघेली में कोई अंतर नहीं है। अवधि बघेली में कोई अंतर, ये समानता लिए हुए हैं। ठीक है, अवधि बघेली जो है ये समानता, ये इसमें समानता है।
अवधी बघेली में समानता है, उड़िया पर इस अवधि पर थोड़ा-सा उड़िया का प्रभाव थोड़ा बहुत है, लेकिन इस अवधी बघेली में बिल्कुल समानता माना गया है। अवधि में ड़ को न उच्चारित किया जाता है। अवधि में वो जो वर्णों की बात होती है तो ड़ अगर है तो उसे न कहा जाएगा। अवधि में अगर कोई शब्द कोई वर्ण अगर अड़ आता है, गणना तो गणना, अगर गणना है तो इसे गण कहें, या गण है तो ये गण कहते हैं। तो याद रखिएगा, अवधि में जो वर्ण है, जो व्यंजन वर्ण है, तो इन व्यंजन वर्ण में जो ड़ है इसको न उच्चारित किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, इस तरह से प्रश्न बनते हैं, ड़ को न के रूप में उच्चारित किया जाता है। अवधि के प्रसिद्ध हैं कवि, जानते ही हैं आपने, महाकवि तो सबसे पहले तो नाम लेना पड़ेगा तुलसीदास जी का, लेकिन इससे पुराने समय से भी अमीर खुसरो, जितने सूफी संत रहे हैं, जिन्होंने सूफी कवि रहे हैं, वो जो प्रेम काव्य जिन्होंने लिखा, प्रेम के पीर कहे गए, प्रेम के पीरों में सारे सूफी कवि जितने रहे हैं सबने अवधि में ही लिखा। जायसी भी अवधि में लिखे, तुलसीदास जी ने तो पूरा एकदम फाड़ के रख दिया है। अवधि साहित्यिक दृष्टि से बसंत ऋतु की तरह एकदम बिल्कुल संपन्न है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि अवधि किसी अर्धमागधी प्राकृत या अपभ्रंश की पुत्री नहीं है। अवधि का मूल आधार प्राचीन कोसली समुदाय की गढ़ भाषाएं हैं। याद रखिएगा, यह स्टेटमेंट पूछ सकता है कि यह किसने कहा है कि अवधि किसी अर्धमागधी प्राकृत या अपभ्रंश की पुत्री नहीं है। तो अवधि याद रखिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, कहिए तुम लिख दे रहा हूं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपना स्टेटमेंट दिया है। उनका स्टेटमेंट है कि अवधि किसी अर्धमागधी प्राकृत या इसको मिटा दे रहा हूं, लिखना हो तो लिख लीजिए। स्टेटमेंट है, बहुत तगड़ा स्टेटमेंट है, यह पूछता है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार ने कहा है कि, क्या कहा है उन्होंने अवधि के बारे में, कि अवधि किसी अर्धमागधी प्राकृत, अवधि किसी अर्धमागधी प्राकृत या अवधि किसी अर्धमागधी प्राकृत अवधि किसी अर्धमागधी प्राकृत या अपभ्रंश की पुत्री या अपभ्रंश की पुत्री नहीं है। ठीक है, अवधि किसी अर्धमागधी प्राकृत या अपभ्रंश की पुत्री नहीं है। इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, इसीलिए आगे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि अवधि का मूल आधार प्राचीन कोसली, इसके आगे है, अवधि का मूल आधार प्राचीन कोसली, अवधि का जो बीच से हमने काट दिया, थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं कर दिया कम। अवधि का मूल आधार प्राचीन कोसली समुदाय की गण भाषाएं हैं। कोसली समुदाय की गण भाषाएं है। गढ़ गढ़ भाषाएं हैं। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने स्टेटमेंट अवधि के बारे में कहा कि अवधि किसी, देखिए सुन लीजिए एक बार, लिखना हो तो लिख लीजिए। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अवधि किसी अर्धमागधी प्राकृत या अपभ्रंश की पुत्री नहीं है। इसके बीच में और भी कुछ लिखा है, लेकिन अगर प्रश्न पूछता तो पकड़ लीजिएगा इतना से, कि अवधि किसी अर्धमागधी प्राकृत या अपभ्रंश की पुत्री नहीं है। अवधि का मूल आधार प्राचीन कोसली समुदाय की गण भाषाएं हैं।
अब इसके बाद आगे हम थोड़ा-सा बचा है उसको पूरा करते रहें अवधि के बारे में। अवधि तद्भव बहुला भाषा है, बोली है। भाषा या बोली है। अवधि क्या है? अवधि तद्भव बहुला है, ठीक है? बहुला बोली है, याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा पूछता है। अवधि तद्भव यानी कि बहुत बिगड़ा हुआ रूप, इसमें शुद्धता नहीं होती, यानी कि जो शुद्ध रूप है उसके जो बिगड़ जाता है कोई रूप बोलते समय, तो वो बिगड़ा हुआ रूप है, बदला हुआ रूप है, तो इसलिए अवधि तद्भव बहुला बोली है। इसे कोसली या बैसवाड़ी नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अवधि में ने और ड़ का प्रयोग नहीं होता है। इसमें ने और ड़ ये दो वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है? अवधि में ने और ड़ वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। अवधि तद्भव बहुला बोली है या भाषा है। अवधि में ने और ड़ का जो आड़ा है कि इसका प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पूछता है कि किस भाषा में ने और ड़ का प्रयोग नहीं होता। आपको लग रहा है बहुत आसान है, जब यह प्रश्न फंसा देता है तो इसी कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो याद रखिएगा अवधि अवधि तद्भव बहुला है, इसमें ने और ड़ का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। यह उदासीन आकार बहुला बोली है। दूसरा क्या है? उदासीन, यह उदासीन आकार आकार बहुला है, ठीक है? उदास अवधि क्या है? अवधि की विशेषता क्या है? यह तद्भव बहुला होती है, यानी कि बहुत बिगड़ा हुआ रूप उसमें होता है, इसमें शुद्धता नहीं होती है। इसमें ने और ड़ का प्रयोग नहीं होता है। अवधि क्या है? उदासीन आकार बहुला बोली है। उदासीन आकार है जिसमें आ करके ज्यादा गिरता है। आ जब भी करते हैं बोलते हैं तो यहाँ आ ज्यादा आता है, इसलिए उदासीन आकार बहुला है। इसमें ऐ और औ या वा का प्रयोग होता है। इसमें ऐ या औ या वा, इसमें ऐ औ या करके हटा देते हैं। ये वर्ण इसमें ऐ औ और वा का प्रयोग होता है। अवधि में जब बोलते हैं तो ऐ करके औ करके या वा करके लास्ट में गिरता है, ठीक है? अवधि में जब बोलते हैं तो लास्ट में क्या होता है? ऐ औ या वा, इस तरह से लास्ट में गिरता है, इसीलिए अवधि में ऐ औ या वा का प्रयोग होता है। यह इसीलिए इसको उदासीन आकार, उदासीन बिल्कुल लुंज पुंज करके बोले, इसमें एक्टिवता नहीं होता, नॉन एक्टिव होती है, लेकिन उदासीन होती है, इसीलिए आकार बहुला आई आ नहीं वा आऊ आई करके जो गिर रहा है, याद रखिएगा उदासीन आकार बहुला इसीलिए है क्योंकि इसमें ऐ औ या वा का सबसे ज्यादा लास्ट में प्रयोग होता है, इसलिए उदासीन आकार बहुला है। यह नेट जारफ में इस तरह से पूछता है कि यह उदासीन आकार बहुला है क्योंकि इसमें ऐ औ या वा का प्रयोग होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है एक दूसरे के, ये इसकी पूर्ति कर रही है, ठीक है? याद रखिएगा तद्भव बहुला बिगड़ा हुआ रूप है, यह उदासीन आकार बहुला बोली, इसमें ऐ औ या वा का प्रयोग होता है, इसमें इसीलिए इसे उदासीन आकार, आकार के मुंह खोल के करेंगे, आकार बहुला है। अगर इसको बार बार उच्चारण करेंगे अवधि को तो ध्यान में चढ़ जाएगा। उदासीन, यह अवधि उदासीन आकार बहला बहुला मतलब बोली है। अवधि का प्रमुख क्षेत्र जो कौन कौन से हैं? अयोध्या, लखनऊ, उन्नाव। अयोध्या तो प्रमुख क्षेत्र जानते ही हैं, उसके बाद लखनऊ में भी अवधि बोली जाती है,
उन्नाव में अवधी बोली जाती है, रायबरेली में अवधी बोली जाती है, फतेहपुर में अवधी बोली जाती है, अमेठी में अवधी बोली जाती है, सुल्तानपुर में अवधी बोली जाती है, आपके प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में भी अवधी बोली जाती है, मिर्जापुर में थोड़ा बहुत अवधी बोली जाती है, वहीं बांदा, चित्रकूट में भी अवधी बोली जाती है, खीरी में भी अवधी बोली जाती है, बहराइच में भी अवधी बोली जाती है, सीतापुर में अवधी बोली जाती है, बाराबंकी में अवधी बोली जाती है, बस्ती और गोंडा में भी अवधी अंशतः या पूर्णतः अंशतः ही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करके। इसका प्रमुख क्षेत्र तो अवध क्षेत्र या अयोध्या क्षेत्र है, लेकिन यहाँ बाकी जगहों पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ थोड़ा बहुत मिलाव रहेगा। अवधि का एक उदाहरण समझ लीजिए, अवधि का उदाहरण, अवधि इसका एक वाक्य हम लिख अवधि को वाक्य लिख रहे हैं। उदाहरण वाक्य, इसको नोट कर लीजिएगा, ये पकड़ने में क्योंकि यही बार-बार यही पूछता है, क्योंकि जब भी जो लिख दिया गया उसी को बार-बार पूछता है, ठीक है? तो अवधि के बारे में रामविलास शर्मा ने कहा कि अवधि किसी अर्धमागधी प्राकृत या अपभ्रंश की पुत्री नहीं है। अवधि का मूल आधार प्राचीन कोसली समुदाय की गण भाषाएं हैं। तो जो कोसली के जो प्राचीन काल में जो कोसली समुदाय की भाषाएं रही हैं, उसमें जो गण भाषाएं रही हैं, उसी गण भाषाओं से अवधि की उत्पत्ति रामविलास शर्मा ने माना है। अवधि तद्भव बहुला बोली है, इसमें ने और अ का प्रयोग नहीं होता है। यह उदासीन आकार एकदम बिल्कुल उदासीन होती है, इसलिए उदासीन आकार बहुला होता है, क्योंकि इसमें ऐ, औ और वा का प्रयोग अवधि में होता है। अवधि का एक वाक्य लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह का वाक्य हमेशा बनाता ही है। तो आपने सुना भी होगा कि एक मनई के दू बेटवा रही, इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। एक मनई के एक मनई के दुई बेटवे रहित के दुई बेटवे रहित दुई बेटवे रहित। बहुत लंबा है, इसमें आप स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो आप वाक्य लिख लीजिएगा। इसका उदाहरण है कि अवधि के जो उदाहरण है, एक मनई के दुई बेटवा रहे, ओमा एक बेटवा कहिन पिता हमार हिस्सा होगा और बांट दियो, ऐसा करके कर मिलेगा। आप लोग इसको नेट पे भी सर्च करते हैं, नहीं तो इतना काफी है। अगर इस तरह से अगर पूछता कि एक मनई के दुई बेटवा रही, या यह वाक्य किस बोली का है, तो समझ जाइए क्या अवधि का है। तो अवधि बोली का प्रमुख क्षेत्र आपका अयोध्या या फैजाबाद क्षेत्र रहा है। एक बार दोहरा देते हैं। अवधि कौशल राज्य के अंतर्गत अवध या फैजाबाद था। आइए अवधि के बारे में एक बार रिवीजन कर देते हैं। अवधि का ये हमने पूरा कर दिया। अवधि को अवधि या कोसली या बैसवाड़ी के नाम से जाना जाता है। अवधि शब्द का सर्वप्रथम अवधि शब्द जो है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रश्न पूछता है कि किसने किया था। तो अवधि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। यह इसका प्रमुख क्षेत्र अयोध्या क्षेत्र है। अयोध्या यह प्राचीन कौशल का एक राज्य था, इसीलिए तो कौशल में जो बोली जाती थी, इसीलिए इसे कोसली कही जाती है। ग्रियर्सन ने अवधि को अर्धमागधी भ्रंश से माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे नागर अपभ्रंश से माना है। ग्रियर्सन ने अवधि बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ बताया है। वहीं बाबूराम सक्सेना ने इसे प्राचीन अर्धमागधी से अवधि की उत्पत्ति माना है। बाबूराम सक्सेना ने कहा है कि अवधि की उत्पत्ति प्राचीन अर्धमागधी से हुई है। वो अवधि जो पाली के निकट है, जो पाली भाषा के निकट है, वो अवधि उसी प्राचीन अर्धमागधी से अवधि की उत्पत्ति बाबूराम सक्सेना ने माना है। और बाबूराम सक्सेना ने इसकी 3 उपबोलियां माना। एक पश्चिमी अवधि जो कि ब्रज भाषा से प्रभावित, एक मध्य अवधि और एक पूर्वी अवधि। तो इसके बाद केलाक महोदय ने कहा है कि पुरानी बैसवाड़ी
अवधि को ही पुरानी बैसवाड़ी केलाक महोदय ने, एक केलाक महोदय जो लिंग्विस्टिक रहे हुए हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, भाषा वैज्ञानिक, जिन्होंने अवधि को पुरानी बैसवाड़ी कहा है, और जिसे इन्होंने केलाक महोदय ने पुरानी बैसवाड़ी कहा है, उसी को डॉक्टर बीम्स ने कहा है कि यही पुरानी बैसवाड़ी महाकवि शिरोमणि तुलसीदास जी की भाषा, यही पुरानी बैसवाड़ी तुलसीदास जी की भाषा जो रही है, यही पुरानी बैसवाड़ी रही है। यानी कि पुरानी बैसवाड़ी कौन सी, जिसको केलाग महोदय ने पुरानी बैसवाड़ी कहा, वही बिम्स ने कहा कि तुलसीदास जी की भाषा यही रही है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अवधि की अंतर्गत 3 बोलियां माना है। कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अवधि के अंतर्गत 3 बोलियां माना। कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। डॉक्टर श्याम सुंदर ने कहा कि जो बघेली है उस पर थोड़ा उड़िया का प्रभाव है, लेकिन अवधी बघेली दोनों एक ही है, मिलती-जुलती है, और छत्तीसगढ़ी भी मिलती-जुलती है, लेकिन इसका वातावरणीय प्रभाव के कारण थोड़ा अलगाव हो जाता है। उसके बाद आपको हमने बताया कि इसके कवि कौन-कौन, सूफी संत जितने हैं सब रहे हैं। जायसी जी रहे हैं, आपके अमीर खुसरो रहे हैं, आपके तुलसीदास जी रहे हैं, सारे सूफी संत रहे हैं। उसके अलावा साहित्यिक दृष्टि से यह बसंत ऋतु के समान बिल्कुल संपन्न है। इसे तद्भव बहुला, बैसवाड़ी, कौशली या बैसवाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसमें ने और अ का प्रयोग नहीं होता। यह उदासीन आकार बहुला है। इसमें ऐ, औ वा या वा का प्रयोग होता है। ऐ, औ या वा, यानी कि देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ऐ, औ या वा का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐ अवधि में सुधार लीजिए, थोड़ा सा ही भूल गए हैं हम। तो अवधि में ऐ, औ या वा का प्रयोग होता है। इसको देख लीजिएगा, अवधि में ऐ, औ या वा का प्रयोग होता है, इसीलिए अवधि को उदासीन आकार बहुला बोली बोला जाता है। अवधि को उदासीन आकार बहुला बोला जाता है, क्योंकि आ करके ज्यादा या वा आओ आई है ना, इसीलिए आ करके ज्यादा गिरता है। इसलिए अवधि में ऐ, औ या वा अगर पूछता है कि ऐ, औ या वा का प्रयोग किसमें होता है अवधि में, तो अवधि में ऐ, औ या वा का प्रयोग मिलता है। इसका प्रमुख क्षेत्र हमने बताया, अयोध्या तो प्रमुख क्षेत्र है ही है। उसके अलावा लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर में थोड़ा बहुत, बांदा, चित्रकूट, खीरी, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा इत्यादि। और इसका एक हमने उदाहरण बता दिया अवधि की, कि एक मनई का 2 बेटवा रही, उमा एक बेटवा कहिन कि हमारा बांट दियो। इस तरह करके इसका स्टेटमेंट आएगा, तो इसको सीधे सीधे अवधि मानिएगा। इस तरह से दोस्तों हमने अवधि के बारे में विशेष चर्चा किया, इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इसका चर्चा किया। अब हम मिलेंगे अगले प्रकरण में आपसे बघेली बोली या बघेली भाषा में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारा चैनल का नाम है मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र या कोचिंग सेंटर, यानी कि ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है। ज़रूरत पड़ी तो मैं ऑफलाइन भी चालू कर सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले बोली में। कौन सी? बघेली। तो बघेली में अभी थोड़ी देर बाद या